Hello candidates, welcome back to my channel सरस्वती इंग्लिश एकेडमी। सॉरी मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाई बिकॉज फेस्टिव सीज़न है, कुछ गेस्ट आ रखे थे घर पर और थोड़ा सा काम बढ़ ही जाता है फेस्टिवल्स टाइमिंग पे। लेकिन आज हम फिर मैं आप लोगों को 2 दिन की वीडियोस एक साथ अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि कंटेंट मेरे पास रेडी है। तो आज है हमारा डे 9 और डे 9 को हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बड़े जोश के साथ। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन है क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जिसको हम कोई भी लूज़ नहीं करना चाहेंगे। टुडे इज़ द बिगनिंग, डोंट वेट। तो आज हम करने वाले हैं 2 पैसेजेस। तो आप एस चांद की 9th 10th की किसी बुक से या फिर HPSC के पुराने एग्ज़ाम्स पेपर्स में से 2 पैसेजेस ज़रूर करिए। इसके अलावा करिए आप एक लेटर टू द एडिटर। आई सजेस्ट कि जो 9th 10th 11th में जो हम एक बुक रेफ़र करवाते हैं एस चांद वाली, आप उसमें से ये दोनों टॉपिक्स करें। टेंसेस की जितनी भी एक्सरसाइज है आज उनको एक बार दोबारा रिवीजन कर लें। आज फिर इस तरह से टेंसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अभी हम करने वाले हैं लिटरेचर का द टेम्पेस्ट, कॉमेडी, क्योंकि अभी हमारा कॉमेडी चल रहा है। तो द टेम्पेस्ट का डिटेल एनालिसिस और उसकी हिंदी और इंग्लिश में समरी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टेम्पेस्ट। अब द टेम्पेस्ट किसने लिखा है आप सबको पता है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। फुल टाइटल भी इसका द टेम्पेस्ट है। इसका जॉनरा जो है वो रोमांस है, यानी कि इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी। लैंग्वेज इसकी एलिजाबेथन इंग्लिश है। टाइम एंड प्लेस ऐसा माना जाता है कि 1610 1611 है, इंग्लैंड की में लिखा गया था ये। फर्स्ट पब्लिकेशन डेट इसकी 1623 है। अगर हम इसकी टोन की बात करें तो ड्रीमी है, मिस्टीरियस है, मैजिकल है। टाइम सेटिंग जो है वो रेनेसां पीरियड है। प्लेस जो है जो जहाँ ये पूरा बैकग्राउंड जो है इस प्ले का वो है एक मेडिटेरियन सी का आइलैंड है और ऐसा माना जाता है कि शायद ये कहीं ना कहीं इटली के किसी किनारे पर पड़ता है। और इसके जो प्रोटेगनिस्ट हैं वो है प्रॉस्पेरो। तो आई बिलीव आपको ये की फैक्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या ये शेक्सपियर का लास्ट प्ले है। कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि भाई टेम्पेस्ट जो है ना वो उसके पहले उसने करियर की अर्लियर स्टेज में लिख लिया था। लेकिन इसके कुछ लिटरेरी हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि एंटायर प्ले का जो कंप्लीशन है, कंपोजिशन डेट जो है वो 1610-11। तो इसमें एम्बिग्विटी बनी हुई है, इसमें डाउटफुल है। लेकिन टेम्पेस्ट को हम कस्टमरली डिफाइन कर सकते हैं कि बार्ड का जो शेक्सपियर का सबसे लास्ट स्टेज पीस जो अगर हम बात करें तो वो उन्होंने द टेम्पेस्ट लिखा था। एक्चुअली क्या था ना, एलिजाबेथन इरा में बहुत डिमांड हो गई थी एंटरटेनमेंट की, और जो द टेम्पेस्ट प्ले था वो इसीलिए एकदम से प्रोड्यूस किया हो गया कि भाई जैसे ही कंप्लीट उसको हम इमीडिएट प्रोड्यूस करेंगे। इसमें ना बहुत सारी तरह के एलिमेंट आपको मिलने वाले हैं। अब ये क्या है, एक डेजर्टेड आइलैंड में, एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे कोई नहीं रहता है। द टेम्पेस्ट इज सेट ऑन अ रिमोट आइलैंड वेयर प्रॉस्पेरो द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान, जो एक्चुअल में ड्यूक ऑफ मिलान था, वो वहां पर रहता है। ही प्लॉट्स टू रिस्टोर हिज डॉटर मिरिंडा टू हर राइटफुल प्लेस यूजिंग इल्यूजन एंड स्किलफुल मैनिपुलेशन। वो क्या करता है, उसकी जो बेटी है मिरांडा, उसके लिए प्लॉटिंग करता है कि कैसे जो उसका जो राइटफुल प्लेस है, जो उसका अधिकार है जिस मिलान में, वहां वो वापस पहुंचे। और उसके लिए वो इल्यूजन, भ्रम की स्थिति को पैदा करता है। उसकी जो भी मैनिपुलेशन जो वो जानता है, स्किलफुल मैनिपुलेशन, उनको भी वो यूज करता है। He conjures up a storm, a great tempest, to lure his usurping brother Antonio and the betraying king Alonso of Naples to the island. तो इसीलिए क्या करता है, वो एक स्टॉर्म को पैदा करता है जो, और उस स्टॉर्म से क्या होता है, एक बड़ा टेम्पेस्ट भी बाद में बढ़ जाता है, ताकि जो उसका पूरा अधिकार, उसकी सारी चीज़ें हड़पने वाला जो उसका भाई है एंटोनियो, उसको वो इस तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसको काबू में कर सके। और जो उसका दोस्त है, बिट्रेइंग जो दोस्त है, दोस्त बोलेंगे एक तरह से, इसका एंटोनियो का जो दोस्त है, अलोंसो का, जो अलोंसो जो राजा है, नेपल्स का जो किंग है, उन दोनों को फंसाने के लिए वो ऐसा करता है। द स्पेक्टिकल ऑफ थिएटर, अब intended to be performed, not read. No reading of the Tempest can do it justice. Shakespeare's tale of Prospero's Island is inherently theatrical, unfolding in a series of spectacles that involve exotic, suprahuman
and sometimes invisible characters that the audience can see but other characters cannot. अब पता है कुछ ऐसे बोलते कि चलो इसकी स्टोरी पढ़ने से, लेकिन इसका एक ही मकसद से ये बनाया गया था कि इसको तो थिएटर में ही इसको विटनेस करना चाहिए, वहां विटनेस करने पर ही इसका एक ट्रू ब्यूटी जो है वो अनफोल्ड हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एग्जॉटिकनेस है, जो सुपर ह्यूमन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं, कुछ इनविजिबल कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ ऑडियंस देख सकती है, दूसरे कैरेक्टर्स नहीं देख सकते हैं, तो ये सब चीज़ें ना थिएटर में जब लाइव शो देखने पर ही जो इसका आनंद आने वाला है वो टेम्पेस्ट की सिंपल रीडिंग से नहीं हो सकता है। एक जो इस प्ले की खास खूबियत जो है वो म्यूजिक एंड लाइट्स है। द प्ले वॉज कंपोज बाई शेक्सपियर एज अ मल्टी सेंसरी थिएटर एक्सपीरियंस विद साउंड एंड स्पेशली म्यूजिक used to complement the sides of the play, and all of it interwoven by the author with lyrical textual passages that overflow with exotic images, trifling sounds and a palpable lushness. तो ये मल्टी सेंसरी थिएटर एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से इसमें अमेलगेट किया गया है। कैसे? क्योंकि इसमें बहुत सारे म्यूजिकल आइटम्स हैं, बहुत सारी साउंड की चीज़ें हैं, लिरिकल टेक्सचुअल पैसेजेस हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर अद्भुत दृश्य इमेजेस हैं, बहुत ऐसे डराने वाली डिस्टॉर्टिंग साउंड्स हैं, डिस्टर्बिंग साउंड्स हैं, और एक अलग ही तरह की लशनेस है, एक नेचुरल लशनेस है, खूबसूरत है, जो खूबसूरती है, ब्यूटी जो हम बोलते हैं नेचर की ब्यूटी, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स की, मिरिंडा एंड प्रॉस्पेरो। अपॉन सीइंग फर्डिनेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, मिरिंडा सेज दैट ही इज द थर्ड मैन दैट एवर आई सॉ. The other two are presumably Prospero and Caliban. She has never seen or spoken to any other people. अब मेन जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो मिरांडा एंड प्रॉस्पेरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, और जब मिरांडा फर्डिनेंड को देखती है तो वो कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में फर्डिनेंड ही तीसरा आदमी है, वरना उससे पहले तो मैंने दो ही आदमी देखे हैं, एक प्रॉस्पेरो जो कि उसका फादर है, एक दूसरा देखा है कैलिबन। अगर हम थीम्स की बात करें तो थीम्स क्या हैं इसके? थीम्स आर द फंडामेंट। सबसे पहले समझो थीम क्या होता है। देखो बेटा, आपको कोई भी प्ले आ जाए तो आपको ये सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो क्रिटिकल एनालिसिस में पूछे जा सकते, तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। वो ट्रेजेडी पूछें या फिर कॉमेडी पूछें, चाहे वो हिस्ट्री पूछें, चाहे रोमांस पूछें। तो थीम्स क्या होता है? थीम्स आर द फंडामेंटल एंड ऑफन यूनिवर्सल आइडियाज एक्सप्लोर्ड इन अ लिटरेरी वर्क। तो जो ऐसे मतलब बेस जो है उसका पूरे बेसिक जो आइडिया है पूरे प्ले का, वो जो यूनिवर्सल भी आइडिया होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थीम। अब एक थीम तो क्या है? एन आई फॉर एन आई, कि आंख के बदले में आंख, यानी ईंट का जवाब पत्थर से। अब ऑल द प्रॉस्पेरो हैज बीन ट्रीटेड बैडली एट द हैंड्स ऑफ द मिलान नोबिलिटी, शेक्सपियर हैज मेड हिम अ डिफिकल्ट कैरेक्टर टू सिंपैथाइज विद। अब प्रॉस्पेरो प्रोटेगनिस्ट है, उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि भाई वो गलत सहन कर रहा है, वो बदले की आग में है और वो बदला ले रहा है। आप स्टोरी में जब पढ़ेंगे। फिर रिवेंज, रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना। प्रॉस्पेरो's title in Milan was usurped, yet he did much the same thing to Caliban and Ariel by enslaving them and taking control of their island. अब मिलान का राजा था वो, ठीक है, प्रॉस्पेरो को वहां से निकाला कर दिया, उसको उसका सब कुछ हड़प लिया। तो इन अगेन एंटी ऑफ इट प्रॉस्पेरो ने भी तो ऐसा ही किया। प्रॉस्पेरो ने क्या किया? वैसी ही सेम चीजें कैलिबन और एरियल के साथ की हैं, है ना, उनके आइलैंड को कंट्रोल कर लिया और उनको अपना दास बना लिया है। वैसे अलोंसो एंड एंटोनियो क्रूली कास्ट प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा आउट टू सी, yet Prospero's revenge is equally as cruel. He creates a horrific storm which destroys the boat and throws his noble counterparts into the sea. और अलोंसो और एंटोनियो ने उसके साथ गलत किया, तो प्रॉस्पेरो ने भी मतलब फिर ऐसा ही किया कि उनके साथ बदला लिया है, हॉरिफिक स्टॉर्म क्रिएट किया और उनकी बोट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर एक आता है द इल्यूजन ऑफ जस्टिस, जो ऐसा बोलते हैं ना कि हम भाई न्याय हुआ, तो न्याय नहीं, ये एक तरह से न्याय के रूप में भ्रम दिखा रखा है, क्योंकि ये अनजस्ट एक्ट है। द स्टोरी इज अबाउट प्रॉस्पेरो's ब्रदर हु टेक्स ओवर हिज थ्रोन एंड प्रॉस्पेरो's क्वेस्ट टू रीएस्टेब्लिश जस्टिस बाय रीस्टोरिंग हिमसेल्फ टू पावर। अब फिर ब्लड इज थिकर देन अनदर थिंग। अलोंसो क्या है? वो नेपल्स का राजा है। सेबेस्टियन क्या है? वो अलोंसो का ब्रदर है। तो एक कहीं ना कहीं जो सिबलिंग्स और जो ब्लड रिलेशन है उसको भी दिखाया गया है।
एंटोनियो द असर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान इज प्रोस्पेरोज ब्रदर। और एंटोनियो जो है वो आपको मैंने बता दिया, वो मिलान का बड़ा भाई, प्रोस्पेरो का बड़ा भाई है, और उसी ने मिलान के ड्यूक का सब कुछ हड़पा है। सुपरनैचुरल, प्रोस्पेरो थिंक्स ऑफ मैजिक एज डिस्टिंक्ट बट इक्वल इन पावर टू नेचुरल एंड डिवाइन फोर्सेस। अब देखिए इस प्ले की सबसे खूबसूरत चीज यही है कि इसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स है। सुपरनैचुरल एलिमेंट से क्या होता है, प्रोस्पेरो अपने जादू की चीजों को बड़ा ही डिस्टिंक्टली डिस्टिंग्विश करता है, इसको एक स्पेशल फीचर मानता है, और अपनी इस पावर को नेचुरल और डिवाइन फोर्सेस के इक्वल मानता है। Prospero thinks his art is inferior to either natural or divine work, thus his magic primarily relies on illusion. अब Prospero कहता है कि अगर कोई सोचता है कि मेरी आर्ट इंफीरियर है नेचुरल या डिवाइन वर्क के आगे, तो भी फिर मैं मैजिक के थ्रू इतना रिलाई कर सकता हूँ कि मैं एक भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता हूँ। फिर कुछ कॉन्ट्रास्टिंग रीजन्स हैं, इसकी जो सेटिंग्स आप देखो दो अलग अलग है। एक तरफ तो क्या है कोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ क्या है एक डेजर्टेड आइलैंड है। The Tempest leans heavily on the divide between the pastoral and courtly worlds. Prospero तो कहीं ना कहीं थीम जो है आपका कंट्री वर्सेस सिटी लाइफ भी हो जाएगा इसमें। Prospero seeks to regain his courtly title and by doing this invites the norms of these two worlds to meet on foreign territory. Loyalty to the king is no longer sacred and court members must abandon their traditions and expectations to the wildness and magic of nature. अब जो किंग की जो लॉयल्टी है वो बहुत ज़्यादा पवित्र नहीं है। उस डेजर्टेड आइलैंड पे रहने के बाद वो क्या करता है, उसकी जो ट्रेडिशंस हैं, जो एक कोर्ट के मेंबर्स को फॉलो करनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब छोड़ के वो वाइल्डनेस और मैजिक ऑफ नेचर में पूरी तरह से घुस जाता है। फिर मैन वर्सेस मॉन्स्टर्स भी हैं इसमें, द डिफिकल्टी ऑफ डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम मॉन्स्टर्स। फिर मिरांडा एंड प्रोस्पेरो बोथ हैव कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज ऑफ कैलिबन्स ह्यूमैनिटी, है ना। On the one hand, they think that their education of him has lifted him from his formerly brutish status. On the other hand, they seem to see him as inherently brutish, है ना। तो जो कैलिबन जो है, अब कैलिबन को उन्होंने शिक्षा दी है, तो एक तरफ तो वो सोचते हैं कि भाई इसको शिक्षा देने के बाद इसका जो ब्रूटिशनेस है वो स्टेटस अपलिफ्ट हो चुका है, ये थोड़ा ह्यूमन बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ इसको बार बार में कहता है कि तू तो ब्रूटल है, तू तो ब्रूटल है, तू तो ब्रूटल है। फिर मास्टर वर्सेस स्लेव भी एक थीम आता है। कैलिबन क्लेम्स दैट ही वाज काइंड टू प्रोस्पेरो एंड दैट प्रोस्पेरो रीपेड दैट काइंडनेस बाय इम्प्रिजनिंग हिम। तो कहीं ना कहीं दिखाया गया कि प्रोस्पेरो वाज नॉट अ गुड मास्टर। मास्टर वो गुड था लेकिन बट ही वाज नॉट ट्रीटिंग हिज स्लेव इन अ गुड मैनर। इन कॉन्ट्रास्ट प्रोस्पेरो क्लेम्स दैट ही स्टॉप्ड बीइंग काइंड टू कैलिबन वंस कैलिबन हैड ट्राइड टू रेप मेरिंडा। अब वहीं पे फिर प्रोस्पेरो क्या दलील देते कि कैलिबन ने एक बार मेरिंडा को रेप करने की कोशिश की थी। विच कैरेक्टर द ऑडियंस डिसाइड्स टू बिलीव डिपेंड्स ऑन वेदर इट व्यूज कैलिबन एज इनहेरेंटली ब्रूटिश और एज मेड ब्रूटिश बाय ऑपरेशन। अब ये सब ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया गया है कि भाई उनको क्या लगता है कि कैलिबन मतलब इनहेरिट कर रखी है उसने ब्रूटिशनेस, या फिर वो उसके प्रेशर के कारण, उसके स्ट्रेस के कारण, अपने मास्टर के ऑपरेशन के कारण, उसके साथ जो निर्दयता की जाती है उसके कारण वो ब्रूटल हुआ है। तो कैनिबल कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इसमें, और ये एक कैनिबल वर्ड का भी एनाग्राम बन जाता है ना, नरभक्षी जिसको हम बोलते हैं। अब मेन एक जो थीम आता है, बिकॉज इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी, तो love of family, love of country and personal love dominate the Tempest. Caliban loves the island, वहीं Ariel loves natural freedom, Prospero loves his daughter, Alonso loves his son and so on. रियल लव, अब रियल लव की जब हम बात करते हैं, रोमांटिक लव की जब हम बात करते हैं, मिरांडा एंड फर्डिनेंड फॉल इन लव unnaturally as the result of magic. Prospero watches carefully over the young lovers to ensure the joining of his house to the throne in Naples. वही lack of love भी है. Antonio and Sebastian are also defined by love और really by the lack thereof. They are in love with power. ये दोनों क्या है, पावर से प्यार करते हैं. इनका लव एक lack of love भी शो करता है. Ruling a colony, the nearly uninhabited island presents the sense of infinite possibility to almost everyone who lands there, है ना. तो अब एक बिल्कुल डेजर्टेड आइलैंड है, उस पे और लोग आते जा रहे, लोग आते जा रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी बनती जा रही है कि एक कॉलोनी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा.
हु इज फिट टू रूल, अब ये भी एक क्वेश्चन है जो इस थीम को हाईलाइट करता है। प्रोस्पेरो हैज फाउंड इट इन इट्स आइसोलेशन एंड आइडियल प्लेस टू स्कूल हिज डॉटर। अब प्रोस्पेरो को जब वो बिल्कुल आइसोलेशन में या डेजर्टेड आइलैंड में, तो उसको लगता है कि बिल्कुल आदर्श जगह है जहां मैं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ। साइकोरेक्स, कैलिबन्स मदर, वर्कड हर मैजिक देयर आफ्टर शी वाज एक्साइल्ड फ्रॉम अल्जीरिया। और साइकोरेक्स जो कि कैलिबन की मदर है, वो भी अपना जादू करती है जब उसको अल्जीरिया से एग्जाइल कर दिया जाता है। तो यानी कि एक कहीं ना कहीं मैजिकल जो एलिमेंट्स हैं वो इस चीज पे क्वेश्चन लगाते रहते कि हु इज फिट टू रूल। पैराडाइज लॉस्ट वाले में कुछ ना कुछ एलिमेंट आप देख सकते हैं। कैलिबन वंस अलोन ऑन द आइलैंड, नाउ प्रोस्पेरोज स्लेव, लेमेंट्स दैट ही हैड बीन हिज ओन किंग, है ना। जब लास्ट में आप देखेंगे कि वो जा चुका है, सभी लोग जाने की बात करते, तो कैलिबन फिर से क्या होता है, इस चीज के लिए दुखी हो जाते कि अरे मैं तो फिर से खुद से अपना राजा बन जाऊंगा, मैं तो स्लेव था। धोखा, लॉयल्टी एंड बिट्रेयल आर लिंक्ड टू द लार्जर थीम्स ऑफ सर्विट्यूड एंड फ्रीडम। जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं और सर्विट्यूड की बात है, सर्विस जो स्लेव जो सर्विसेज देते हैं उनकी बात करते हैं, तो वहां पर लॉयल्टी और बिट्रेयल दोनों ही एलिमेंट दिखाई देते हैं। Antonius' betrayal of his brother and theft of the dukedom of Milan are the source of conflict in the play. अब एंटोनियो ने अपने भाई को जो धोखा दिया है वो इसमें दिखाई देता है। वहीं सेबेस्टियन एंड एंटोनियो's betrayal of Alonso shows how dishonorable man attain power. वहीं सेबेस्टियन और एंटोनियो का जो धोखा है अलोंजो को, वो भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से ये दोनों डिसऑनरेबल मैन थे जिन्होंने पावर को अटेन कर लिया, जिनको पावर मिल गई थी। अब इसमें देखो, जब हम गुड और बैड की बात करते हैं तो एक अगली एलिमेंट भी आता है। गुड तो देखो जो हमेशा लॉयल रही हैं, जो अच्छे रही हैं। बैड हो जाएगा कि जो उनके साथ बुरा हुआ तो बुरे के साथ बुरा हो गया। अगली क्या हुआ कि किसी ने कुछ बुरा किया या नहीं किया, लेकिन वो फिर भी बुरा और भी भद्दाई करने वाले हैं। Alonso and Prospero would both be murdered by traitors, but this is thwarted by the actions of loyal characters like Ariel and Gonzalo. अब Alonso और Prospero इन दोनों को मारा जाना था जो ट्रेटर्स हैं उनके द्वारा, लेकिन जो लॉयल कैरेक्टर्स हैं एरियल और गोंजालो, उनके कारण वो बच गए। लॉयल्टी एंड ट्रैचरी, लॉयल्टी और धोखा also serve as the two main personality traits of the players. You can separate the loyal out and divide the bad into those who were misguided and now repentant and those who are just plain evil, है ना। Forgiveness and mercy are the responses to all the treachery that drives action in the tempest. और लास्ट में जहां जहां जो माफी जो दी जाती है, एम्पैथी जो दिखाई देती है, तो ये भी मर्सी जो दिखाई देती है, ये भी कुछ गुड फीचर्स हैं जो इसका थीम रिप्रेजेंट करती हैं। Rather than seek vengeance, the good characters feel empathetically towards others. Showing mercy is also a way to separate the triumph of human nature from victory by magic. अब जो दया जो दिखाने का भाव है वो ह्यूमन नेचर की विजय है, ना कि किसी जादू के कारण कोई विक्ट्री हुई है। प्रोस्पेरोज फॉरगिवनेस, मिरांडाज एम्पैथी, एरियल्स मर्सी, गोंजालोज थॉटफुलनेस, all are personal characteristics that prove heroism in the play is not reliant on the art of magic alone. तो इस प्ले को देख के हम सिंपली ये नहीं बोल सकते कि मैजिक के कारण ये चीजें की, ये तो नेचुरली गुड क्वालिटीज थी, मॉरल क्वालिटीज थी जो इन कैरेक्टर्स में थी और उन्होंने इसको किया है। The divine is a parallel to Prospero's magic in the Tempest. The divine has a special meaning for Prospero in particular. क्यों? He is the only one that grasps the limitation of his power and he knows that it stops shy of making him a god. To celebrate Miranda and Ferdinand's union, Prospero brings spirits in the shape of gods before them, hoping to impress the young lovers. तो कहीं ना कहीं डिवाइन पावर्स की भी बात आती। प्रोस्पेरो अपने जादू से, अपने मंत्रों से वो क्या करता है, यंग लवर्स को इम्प्रेस करने के लिए कुछ स्पिरिट्स को बुला के लाते हैं, वो भी शेप ऑफ गॉड्स में, है ना। Prospero as everyone else is subject to the divine. अब नेक्स्ट आता है डियर कैंडिडेट्स मोटिव्स। अब मोटिव्स क्या होता है आपको पहले भी बताया, अभी दोबारा बता रहे हैं। मोटिव्स आर रिकरिंग स्ट्रक्चर्स, कॉन्ट्रास्ट एंड लिटरेरी डिवाइसेस दैट कैन हेल्प टू डेवलप एंड इन्फॉर्म द टेक्स्ट मेजर थीम्स। कि ऐसे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स या कॉन्ट्रास्ट या लिटरेरी डिवाइसेस बार बार आएंगे जिससे कि टेक्स्ट का जो मेजर थीम है वो समझने में हमें हेल्प मिलती है। अब जैसे मास्टर्स एंड सर्वेंट्स हैं, ये एक मोटिव्स की तरह आप मान सकते हैं। नियरली एवरी सीन इन द प्ले आइदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली
portrays a relationship between a figure that possess power and a figure that is subject to that power. तो आप हर एक्ट में, हर सीन में ये चीज देखेंगे कहीं ना कोई चीज पावरफुल है और दूसरी उसके अंडर है. तो यही जो चीजें हैं वो रोल, वो प्ले को एक मोटिव दे रही हैं. अब वाटर है, वाटर, द प्ले इज अवॉश विद रेफरेंसेस टू वाटर. पूरा भरा हुआ है पानी, पानी की कोई ना कोई बातें आपको मिलेंगी. Perhaps the most important overall effect of this this water motif is to heighten the symbolic importance of the tempest itself. तो जो ये टाइटल है द टेम्पेस्ट, इसकी खुद इम्पोर्टेंस, सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस को अपने आप इंक्रीज कर देता है. वाटर का कई रूप में जिक्र हो रखा है. अब ड्रॉनिंग है, इट इज एज दो द वाटर फ्रॉम दैट स्टॉर्म दैट रन्स थ्रू द लैंग्वेज एंड एक्शन ऑफ द एंटायर प्ले, जस्ट एज द टेम्पेस्ट इटसेल्फ लिटरली एंड क्रूशियली अफेक्ट्स द लाइव्स एंड एक्शंस ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स. अब ये जो डूबने वाला जो सीन आता है आपको सीन 1 में जो हमें देखने को मिलता है, तो ये एक्चुअल में सिंबलाइज कर रहा है कि कहीं पूरे प्ले को ही सिंबलाइज कर रहा है. ये ड्रॉनिंग जो है वो लिटरली ये चीज हमारे सामने एज ऑडियंस वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि किस तरह से जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइव्स और एक्शंस जो हैं उनमें भी एक टर्मोइल आ रहा है. मिस्टीरियस नॉइसेस, जो पूरा आइलैंड है, इंडीड ऐसा कैलिबियन की एक कोटेशन भी उसमें लिखा है, इज फुल ऑफ नॉइसेस. तो मिस्टीरियस नॉइसेस, अगर अब देखो रात का अगर हम कोई सीन दिखा रहे हैं तो वहां पे झिंगुर की आवाज जरूर दिखाई देगी, है ना, आवाज जरूर सुनाई देती है बैकग्राउंड में. तो ये क्या मोटिव है, ये चीज प्ले करते हैं कि रात है, सुनसान है, तो इस तरह से अजीब अजीब से नॉइसेस जो डेजर्टेड आइलैंड में आ रही हैं वो भी एक मैजिकल पावर्स का, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की प्रेजेंस को सिंबलाइज कर रही हैं, मोटिव के रूप में यूज हो रही हैं. Storm, the play begins with the tempestuous noise of thunder and lightning. The splitting of the ship is signaled in part by a confused noise within. है ना, कि शिप जो है वो 2 टुकड़ों में बट गया है, ये भी एक confused सी नॉइस जो है वो वहाँ पैदा होती है. इसके अलावा जो प्ले का बड़ा ही हिप्नोटिक और मैजिकल एटमॉस्फेयर जो है वो स्टेजेस भी कहीं ना कहीं ड्रीम लाइक म्यूजिक के साथ कोऑर्डिनेट कर रखे हैं, such as the tempest, the magical banquet and the wedding mask, है ना. तो accompanied by music, these present a feast for the eye and the ear and convince us of the magical glory of Prospero's enchanted isle. तो प्रोस्पेरो ने जो पूरी जगह जादू जो बिखेर रखा है, ये जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी आंखों को, हमारे कानों को बहुत ही कन्विंस करता है और एक हिप्नोटाइज हो जाती है ऑडियंस में. अब सिंबल्स, सिंबल्स क्या होते हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर्स या फिगर्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, अमूर्त रूप से क्या आइडिया चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है. अब टेम्पेस्ट है, वो सिंबलाइज कर रहा है कि प्रॉस्पेरो ने बहुत सफ़र किया था, अब उसके बदले में जो उसके दूसरे लोग हैं उनको भी वो सफरिंग करनी पड़ेगी. और टेम्पेस्ट कहीं ना कहीं एक पावर का भी सिंबल है कि प्रॉस्पेरो का जो मैजिक है उसका सिंबल दिखाई दे रहा है. इसके अलावा एक दूसरा सिंबॉलिज्म जो यूज हुआ है गेम ऑफ चेस. फर्डिनेंड और मरिंडा को जो गेम खिला रहा है प्रॉस्पेरो, उसमें वो लास्ट में क्या करता है, राजा को पकड़ लेता है. तो यहाँ पे प्रॉस्पेरो सिंबलाइज कर रहा है कि लास्ट में मैं अलोंसो को पकड़ लूंगा उसके धोखेधड़ी के कारण, और इसीलिए जितने भी पैसेंजर्स हैं अलोंसो के शिप में उन सबको वो उथल पुथल में डाल देता है और आइलैंड के पास उनको खींच के ले आता है. तो ये कहीं ना कहीं जो चेस प्लेयर की उसकी ग्रेट स्किल है एक्चुअली वो सिंबलाइज करें उसकी मैजिकल पावर्स को. फिर प्रॉस्पेरो की जो बुक्स हैं वो भी उसकी पावर का सिंबल है, और किस तरह से उन बुक्स के कारण ही ऐसा 1-2 जगह बोला भी हुआ है कैलिबन ने भी कि उन बुक्स के कारण ही है जो भी कुछ है प्रॉस्पेरो. लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है सॉलिलक्वी. सॉलिलक्वी ज़्यादातर शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनमें आपको सॉलिलक्वीज जरूर मिलेंगे. इसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टर अपने इनर थॉट्स को लाउडली बोल रहा है. अब सॉलिलक्वी क्या होता है, वो क्यों रिक्वायर्ड होती है, उसके कैरेक्टर के अंदर की जो भावनाएं हैं, वो स्टेज पर अकेला होता है, वो सारी ऑडियंस को बताता है कि भी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चीज़ सोच रहा है. तो इसी डिवाइस को प्रॉस्पेरो भी यूज़ करता है, खासतौर पर एक्ट 5 में, जब वो ऑडियंस को बताता है कि किस तरह से उसने जादू की हेल्प से वो सब चीज़ें पाली हैं जो उससे छूट गई थी, और अब उसको जो ये लिटरेरी ये जो मैजिकल डिवाइसेस उनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हैं.
सॉलिलोक्वी एक मोनोलॉग से डिफरेंट होता है। क्यों? मोनोलॉग में तो क्या होता है, वो सभी को बताना चाहता है, कैरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट होते हैं, उनके सामने बताता है, लेकिन जब सॉलिलोक्वी होते हैं तो अकेला कैरेक्टर स्टेज पे होते हैं। ये डिफरेंस है, आप इस चीज को ध्यान में रखें। असाइड, असाइड पीछे की भी मैंने आपको प्लेस में बताया, इसमें भी आपको बता रही हूँ। शेक्सपियर ने ना असाइड बहुत ज्यादा यूज किया। असाइड क्या होता है, इसमें बाकी कैरेक्टर्स भी होते हैं स्टेज पे, लेकिन वो इस तरह से होते हैं कि वो अपने काम में लगे हुए, वो और जो कैरेक्टर मेन कैरेक्टर बोल रहा है उसकी आवाजें, उसके थॉट दूसरे कैरेक्टर्स को नहीं सुनाई देती है। तो देर इज अ सजेशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी इन द असाइड विच अलाउज द ऑडियंस टू लर्न डिटेल्स दैट मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑन स्टेज डू नॉट नो। तो कैरेक्टर्स को नहीं पता होता भी आगे क्या कॉन्स्पिरेसी होने वाली, लेकिन ऑडियंस को पता चल जाता है, एक कैरेक्टर खुद अपने मुंह से रिवील करता है। अब जैसे मिरांडा ने असाइड यूज किया है एक्ट 1 सीन 2 में, जब वो ऑडियंस को बता रही है अपने फादर के बारे में जो उसका कंसर्न है उसको लेकर। द असाइड इज यूजुअली अज्यूम्ड टू बी ट्रूथफुल, और ये सच होता है, ऐसा नहीं है कि भाई झूठ मूठ के कोई कॉन्स्पिरेसी के लिए यूज किया जाता है। अब शेक्सपियर की लैंग्वेज की बात करें तो यस, एलिजाबेथन इंग्लिश यूज हुई है, लेकिन इसमें कुछ प्रोज पैसेजेस को भी यूज किया गया है, उसने प्लेज में किया है। प्रोज लाइन्स बीइंग स्पोकन बाय कैरेक्टर्स ऑफ लोअर सोशल रैंक, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो भी प्रोज की लाइन्स होंगी वो जो लोकल सोशल रैंक में जो नीचे जो लोग होंगे वो प्रोज की लैंग्वेज को यूज करेंगे। जो नोबल पर्सन्स होंगे, नाइट्स होंगे, लॉर्ड्स होंगे, ड्यूक्स होंगे, वो सभी कैसी लैंग्वेज को यूज करेंगे, वो वर्ड्स को यूज करेंगे, वो पोएटिक लाइन्स यूज करेंगे। अब कैलिबन जो भी बोल रहा है ना, तो वो प्रोज में बोल रहा है। वैसे ही इन द टेम्पेस्ट कैलिबन स्पीक्स प्रोज व्हेन ही इज कंस्पायरिंग विद स्टीफेनो एंड ट्रिंकलो, बट व्हेन कैलिबन स्पीक्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ द आइलैंड ही स्पीक्स इन वर्ड्स। लेकिन देखो कैलिबन भी जब अपने आप में एक राजा बन के बोलता है, आइलैंड की बखूबी कर रहा है, तो वहां फिर वो वर्ड्स में बोल रहा है। अब फेमस कोटेशन क्या है बेटा, ये लाइंस 2-3 एटलीस्ट फर्स्ट 3 लाइंस तो इनको याद कर लो। ये लाइंस कब की हैं? ये एरियल ने एक सॉन्ग गाया था टेम्पेस्ट में, और इस प्ले में एरियल फर्डिनेंड के सामने ये सॉन्ग गा रहा है, जब वो आइलैंड के मतलब बहकर और आइलैंड के पास बहकर आ जाते हैं। तो फर्डिनेंड ये इंटरप्रेट करता है कि इसका मतलब ये है कि उसका जो फादर है किंग ऑफ नेपल्स है वो डूब चुका है। ये सॉन्ग डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से फर्डिनेंड के फादर की बॉडी जो है वो हैज़ ऑलमोस्ट बिकम वन विद द ओशन फ्लोर, हिज बोन्स आर नाउ कोरल, कि वो मर चुका है, उसकी बोन जो है वो कोरल बन चुकी हैं, उसकी आइज जो हैं वो पर्ल्स बन चुके हैं। ऑयस्टर होता है वो सीप, जिसको हम बोलते हैं सीपी बोलते हैं, सीप बोलते हैं शायद। The poem is meant to comfort Ferdinand by saying that his father doesn't fade but rather changes and remains a beautiful part of nature. तो कहीं ना कहीं इस सॉन्ग के द्वारा फर्डिनेंड को ऐसे पेसिफाई करने की कोशिश की गई कि बेशक तुम्हारे फादर जो हैं वो डेथ को मीट कर चुके हैं, लेकिन वो इस नेचर में आसपास ब्यूटीफुली प्रेजेंट हैं, वो फेड नहीं हुए हैं। तो ये लाइंस का मीनिंग है। तो ये आप, क्योंकि थोड़ा अच्छी लाइन से हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछी जाए, तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट। That's all for today. Thank you and have a great day.